नमस्कार। कल हमने स्टेट एज के द्वारा विवर्तन प्रतिरूप को देखा था। विवर्तन प्रतिरूप इस चित्र के अनुसार प्राप्त होता था यानी कि जो छाया क्षेत्र था वहाँ पर ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती थी इंटेंसिटी, और जो प्रकाशमय क्षेत्र था उसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलते थे। इस तरह से इंटेंसिटी वेरी होती थी। आज हम विवर्तन फ्रिंजों की स्थिति एवं फ्रिंज अंतराल देखेंगे। प्रकाशमय क्षेत्र के बिंदु P2 पर प्रकाश की तीव्रता आपतित तरंगार के O2O भाग में उद्भाषित अर्धावर्षीय पट्टियों की संख्या पर निर्भर करती है। ये जो O2O भाग है इसमें कितनी अर्धावर्ती पट्टियाँ अगर विषम संख्या में होती हैं तो हमारे पास में P2 पर उच्चिष्ट बनता है, और अगर सम संख्या में होती हैं तो P2 पर निम्निष्ट बनता है। O2O भाग में स्थित अर्धावर्ती अर्धपट्टियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बिंदु P2 पर पथांतर का मान निकालते हैं। पथांतर का मान P2 पर एक तो रे S से O गई और O से P2 गई, और एक S से O2 गई और P2 गई। इन दोनों में पथांतर निकालना है तो क्लियर है, पथांतर का मान O2 P2 माइनस O P2 होगा या O P2 माइनस O2 P2 होगा। तो OP स्क्वायर का मान O P2 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस P P2 स्क्वायर, या B स्क्वायर प्लस, अगर अपन इसको x मान लें तो B स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको बाइनोमियल थ्योरम से अगर हम खोलें तो OP2 का मान मेरे पास में आ जाएगा B इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, और बाइनोमियल थ्योरम से अगर खोलते हैं तो वो B प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2B हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो बहुत कम होता है B की तुलना में। इसी तरह से O2 P2 का मान अगर हम ज्ञात करें तो O2 P2 इज इक्वल टू S P2 माइनस S O2। तो S P2 का मान S P2 स्क्वायर इज इक्वल टू S P स्क्वायर प्लस P P2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास में A प्लस B का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर S P2 स्क्वायर। तो अगर हम इसको S P2 का मान निकालें तो S P2 में से अगर S O2 को घटा दें, S O2 माइनस A के बराबर है, तो O2 P2 का मान अपने पास में आ जाएगा O2 P2 इज इक्वल टू A प्लस B 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर रेज टू पावर हाफ माइनस A, और A प्लस B प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A प्लस B माइनस A। और पथांतर अगर अपन निकालें तो मेरे पास में पथांतर का मान आ जाएगा B प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2B, OP2 का मान था, और O2 P2 का मान है उसको अपन माइनस कर दें, दैट इज़ माइनस A प्लस B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2A प्लस B प्लस A। तो मेरे पास में इस पथांतर का मान AX स्क्वायर अपॉन 2B A प्लस B आ जाएगा अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ये पथांतर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है तो P2 पर उच्चिष्ट प्राप्त होता है। अतः P2 पर उच्चिष्ट के लिए AXN स्क्वायर अपॉन 2B इंटू A प्लस B इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 है, या XN इज इक्वल टू अंडर रूट 2n माइनस 1 B लैम्डा इंटू A प्लस B अपॉन A। अगर B लैम्डा इंटू A प्लस B अपॉन A को K मान लें तो मेरे पास में XN का मान आ जाएगा K इंटू अंडर रूट 2n माइनस 1। इसी प्रकार P2 पर निम्निष्ट के लिए AXN स्क्वायर अपॉन 2B इंटू A प्लस B इज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें सम संख्या में पट्टियाँ बनती हैं। या XN इज इक्वल टू अंडर रूट 2n B लैम्डा इंटू A प्लस B अपॉन A, या K रूट 2n। प्रथम प्रदीप्त फ्रिंज अंतराल x2 माइनस x1 का मान अगर अपन कैलकुलेट करें तो K अंडर रूट 3 माइनस रूट 1 हो जाएगा, दैट इज़ 0.732 K। द्वितीय प्रदीप फ्रिंज अंतराल अगर अपन निकालें
तो x3 माइनस x2 इट इज़ इक्वल टू k इंटू √5 माइनस √3 इट इज़ इक्वल टू 0.5050 k हो जाएगा। इसी तरह से दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य अंतराल, प्रथम अदीप्त फ्रिंज अंतराल x2 माइनस x1 के √4 माइनस √2 इट इज़ इक्वल टू 0.586 इंटू k तथा द्वितीय अदीप्त फ्रिंज अंतराल x3 माइनस x2 के √6 माइनस √4 इट इज़ इक्वल टू 0.449 k इत्यादि। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि सीधी कोर द्वारा प्रकाशमय क्षेत्र में विवर्तन असमान अंतराल पर बनती हैं और उसका अंतराल उत्तरोत्तर घटता जाता है। अब आयताकार रेखा छिद्र पर विवर्तन है। माना किसी एकवर्णी प्रकाश स्रोत से आलोकित रेखा छिद्र S द्वारा उत्पन्न एक बेलनाकार तरंगार्क W' आयताकार रेखा छिद्र या द्वारक AB पर आपतित है। इस आयताकार रेखा छिद्र S विवर्तक रेखा छिद्र SB तथा पर्दा तीनों परस्पर समानांतर तथा कागज के तल के लंबवत हैं। प्रकाश के रैखिक संचरण के अनुसार पर्दे के GF भाग में, जो पर्दे का GF भाग है, ये हमें प्रकाश में दिखना चाहिए और इसके ऊपर अंधकार दिखना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। GF प्रभाग में असमान वितरण होता है तीव्रता का तथा इस प्रभाग के बाहर भी हमें फ्रिंजें दिखाई देती हैं। चौड़े रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप, मान लीजिए कि AB इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे हाफ पीरियड स्ट्रिप्स आ रहे हैं बेलनाकार तरंगार्क के, तो उस केस में तरंगार्क में P बिंदु के संगत ध्रुव O है, उसके दोनों ओर अपन हाफ पीरियड स्ट्रिप्स जब बनाएंगे तो बहुत सारी हाफ पीरियड स्ट्रिप्स इस आयताकार छिद्र में आ जाएंगी। तो मेरे पास में परिणामी तीव्रता EO1/2 प्लस EO1/2 इक्वल टू EO1 हो जाएगी और बिंदु P पर तीव्रता EO1² हो जाएगी। बिंदु P से G व F की ओर अगर हम जाते हैं तो जब बिल्कुल पास होते हैं P बिंदु के तो तीव्रता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे हम G के बिंदु के पास पहुंचते जाते हैं ये एक स्ट्रेट एज की तरह बिहेव करने लगता है आयताकार छिद्र, और ऐसा लगता है कि जैसे ये स्ट्रेट एज के कारण विवर्तन प्रतिरूप जो आता है अपने पास में उसी को फॉलो करता है। इसी प्रकार से F के नीचे, F के ऊपर जो बिंदु है यहाँ पर भी F के निकट एक स्ट्रेट एज मान सकते हैं हम इसको, और हमारे पास में जो तीव्रता का वितरण है वो इस तरह का आता है, उच्चिष्ट जो स्ट्रेट एज के कारण आता था, ये स्ट्रेट एज के कारण, और बिंदु G और F के बाहर ग्रेजुअली डिक्रीज होती थी इंटेंसिटी लाइक दैट। थैंक यू।